दोस्तों, आज दुनिया में हालात ऐसे हैं कि हर न्यूज चैनल के हेडलाइन बदलते ही लोग दंग रह जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। जेलेंस्की ने चीन और पाकिस्तान पर लगा दिया जंग छेड़ने का आरोप, और रूस चीन ने भेज दी परमाणु पनडुब्बियां जापान के दरवाजे तक। ये सब कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये आज की सच्ची और ताजा खबरें हैं जो आपके भविष्य को बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको दिखाएंगे ऐसी ग्लोबल अपडेट्स जो आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल हैं। फ्रेंड्स, दुनिया का नक्शा अभी ऐसे हिल रहा है जैसे किसी ने ग्लोब को जोर से घुमा दिया हो, और पहली सबसे बड़ी शॉक वेव आ रही है सीधे अमेरिका से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% तक के टैरिफ्स का ऐलान किया है, और ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल टैरिफ नहीं है। ये उन सेक्टर्स पर लगाए गए हैं जिन्हें इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक प्रोडक्ट्स, यहां तक कि कुछ आईटी सर्विसेज को भी इसका झटका लगेगा। जैसे ही ये खबर आई, इंडियन रुपी फिसल गया, 30 पैसे गिर गया, और स्टॉक मार्केट से लगभग 80,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। इन्वेस्टर्स के चेहरे उतर गए, और अब एक रियल डेंजर है कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स, मेडिसिन और कई रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। जस्ट इमेजिन, जब आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ऐसा स्टेप लेता है तो ये सिर्फ बिजनेस को हिट नहीं करता, ये कॉमन पर्सन की पॉकेट पर सीधा असर डालता है। ट्रंप कहते हैं कि ये अमेरिकन जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन इंडिया में इसे क्लियर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना ने तो ट्रंप को बुली तक कह दिया है और इंडिया को कहा है कि वो फर्म रहे, लेकिन चाइना का ये स्टेटमेंट अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे कि ये एशिया में भी कैसे चीजें गर्म कर रहा है। लेकिन ट्रंप के इस मूव का असर सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर ये टैरिफ्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो अमेरिका को इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एनुअल एक्सपोर्ट्स रिस्क पर होंगे। आईटी कंपनीज से लेकर फार्मा जायंट्स तक सब पर प्रेशर आएगा, जिससे जॉब्स और जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और इस सब केओस के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक एलिगेशन लगाया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। जेलेंस्की क्लेम करते हैं कि रशिया की आर्मी में सिर्फ रशियंस ही नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान से लाए गए मर्सिनरीज भी लड़ रहे हैं। ये एलिगेशन तब आया है जब रशिया यूक्रेन वॉर अपने चौथे साल में एंटर कर रहा है, एक ऐसा टाइम जब दोनों साइड्स थकान के साइंस दिखा रहे थे। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि वॉर अब सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मेजर एशियन प्लेयर्स सीक्रेटली इसमें कूद गए हैं। इस सब में पाकिस्तान का नाम इंडिया के लिए एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है। ये हिंट करता है कि हमारा नेबर सिर्फ डिप्लोमेटिकली रशिया के क्लोज नहीं है, बल्कि मिलिटरली भी उसे सपोर्ट कर रहा होगा। चाइना का नाम आना सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन अगर वो सीधे ट्रूप्स भेज रहा है तो ये वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। यूक्रेन ने कहा है कि वो इसे यूएन में उठाएगा, और अगर दुनिया इसे कंफर्म करती है तो रशिया का फॉरेन सपोर्ट और भी हार्श सैंक्शन इनवाइट कर सकता है। इंडिया के लिए ये चिंता की बात है। अगर वॉर खिंचता है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एनर्जी प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे, जिससे हमारे ओनल इंपोर्ट से लेकर फूड प्राइसेस तक सब कुछ अफेक्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरे बड़े शॉक की, एक ऐसा जो सीधे एशिया के दिल से होकर गुजर रहा है। रशिया और चाइना ने जापान के सागर में एक मैसिव नेवल ड्रिल के लिए हाथ मिलाया है। सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं, बल्कि वेपन्स और स्ट्रेटेजीज के स्केल में भी ये यूएसए और उसके एलाइज को एक लाउड मैसेज भेजता है। दर्जनों वॉरशिप्स, कटिंग एज सबमरीन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और एंटी शिप मिसाइल्स, सब कुछ प्ले में है। चाइना और रशिया दोनों कहते हैं कि ये डिफेंस पर्पस के लिए है, लेकिन जब ये ड्रिल जापान के कोस्ट से कुछ 100 किलोमीटर दूर हो रही है और यूएस ने भी उसी टाइम एरिया में 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजती है, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस रन से कहीं ज्यादा है। इंडो पैसिफिक में टेंशन कभी भी बॉयल ओवर हो सकती है, और इंडिया के लिए ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका एग्रेसिव हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेबर चाइना और हमारा डिफेंस पार्टनर रशिया साथ खड़े हैं। अगर चीजें एस्केलेट होती हैं तो ये ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और हमारे डिप्लोमेटिक बैलेंस को बुरी तरह हिट करेगा। जस्ट थिंक, एक तरफ इकोनॉमिक वॉर, दूसरी तरफ सीक्रेट मिलिट्री मूव्स, और फिर सुपर फोर्स का ये ओपन शो। ये तीनों इवेंट्स एक साथ आने वाले हफ्तों में एक तूफान खड़ा कर सकते हैं, एक ऐसा जो हर इंडियन को छुएगा, आपके मोबाइल फोन प्राइसेस से लेकर पेट्रोल रेट्स तक, और शायद कल की वॉर की हेडलाइन सिर्फ आपकी टीवी स्क्रीन तक लिमिटेड न रहे। एंड दोस्तों, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर ललकार रहे हो, तो आशिया के बाकी देशों का हाल भी कम दिलचस्प नहीं है। अब जरा नजर डालते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहां राजनीतिक तूफान पूरी तरह से बेकाबू होता जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ राजधानी ढाका और कई बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और ये विरोध महज बिजली पानी की समस्या या महंगे तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे चुनावी धांधली और सरकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। विरोधी दल बीएनपी और छात्र संगठनों ने मिलकर देशव्यापी हड़ताल और सड़क जम की घोषणा कर दी है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पहले ही हफ्ते में करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। भारत के लिए ये चिंता इसलिए और बाध जाती है क्योंकि बांग्लादेश हमारा नजदीकी व्यापारिक साझेदार है
और वहन का अस्थिर माहौल सीमा सुरक्षा, व्यापार मार्ग और प्रवासी श्रमिकों पर सीधा असर डाल सकता है। सोचिए, अगर यह अस्थिरता लंबे समय तक रही तो क्या भारत को भी सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़ेंगे, और क्या हमारी कपड़ा और परिवहन इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश से कई कच्चे माल पर निर्भर है, संकट में पड़ सकती है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां से एक बेहद गंभीर खबर आई है। बलोचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास चीनी इंजीनियर्स के कफीले पर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कई इंजीनियर और सुरक्षा कर्मचारी घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार चीनी निवेश को और बढ़ाने के लिए CPEC के तहत अरबों डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। बलोच विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साफ कहा है कि वे CPEC के जरिए बलोच संसाधनों के शोषण का विरोध जारी रखेंगे। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, IMF की सख्त शर्तों पर कर्ज ले रहा है, और दूसरी तरफ चीन, जो उसका सबसे बड़ा समर्थक है, अब अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सख्त नाराजगी जता रहा है। ये तनाव न केवल पाकिस्तान चीन रिश्ते को हिला सकता है, बल्कि भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करता है। अगर ये प्रोजेक्ट कमजोर पड़ता है तो भारत के लिए समुद्री संतुलन में थोड़ी राहत आ सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से अपने सबसे बड़े निवेशक को नाराज करेगा? और अब चलते हैं मध्य पूर्व की तरफ, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर उबाल पर है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कई लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने आगामी हमलों की योजना बना रहे थे, जबकि ईरान ने इसे अपने खिलाफ सीधा युद्ध घोषित करने जैसा बताया है और वादा किया है कि वह तुरंत और कड़ा जवाब देगा। इस टकराव की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अब सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रह सकता। इसराइल के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही हिजबुल्लाह और अन्य सशस्त्र गुट सक्रिय हैं, और अगर ईरान ने पलटवार किया तो पूरे क्षेत्र में एक नई जंग भड़क सकती है। भारत के लिए यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासी सीधे खतरे में आ सकते हैं, और साथ ही कच्चे तेल की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। आपको याद होगा कि 2019 में भी इसी तरह का तनाव पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक बढ़ोतरी का कारण बना था। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जापान, जो आमतौर पर रक्षा मामले में काफी संयमित रहता है, उसने अभी घोषणा की है कि वह अगले वित्तीय वर्ष में अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करेगा। यह फैसला सीधे चीन और रशिया की संयुक्त नौसेना गतिविधियों के जवाब में लिया गया है। जापान ने कहा है कि वह लंबी दूरी की मिसाइल्स की खरीद, साइबर डिफेंस और सैटेलाइट निगरानी क्षमता को तेजी से बढ़ाएगा, और इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे साझेदार देशों के साथ अधिक संयुक्त अभ्यास करेगा। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पहले से मौजूद टकराव की आग में अब और भी तेल डाला जा रहा है। भारत के लिए ये एक मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए क्योंकि जापान के साथ हमारी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो सकती है। चुनौती इसलिए क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा टकराव हुआ तो हमें भी साफ तौर पर एक पक्ष चुनना पड़ सकता है। और दोस्तों, सवाल यह है, क्या भारत अपने पुराने दोस्त रशिया और नए दोस्त अमेरिका जापान के बीच संतुलन बना पाएगा, या आने वाले दिनों में हमें भी इस भू राजनीतिक तूफान में कूदना पड़ेगा?